नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, सफलता सीरीज के अंतर्गत आज पुनः उपस्थित हैं एक नए अनुभव और एक नए चेहरे के साथ। तो आज हमारे इस सीरीज में हमारे साथ भारतीय रेलवे में अवर अभियंता के पद पर चयनित बैजनाथ यादव जी हैं। तो सबसे पहले तो बैजनाथ जी, आपको इस अपार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद मिश्रा भैया, और स्टडी विद धनंजय मिश्रा के परिवार को भी हमारे तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम इस क्रम में चाहेंगे बैजनाथ जी कि आप अपना संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक पृष्ठभूमि सम्मिलित हो, आप दीजिए। जैसे कि आप लोग भैया बता ही रहे हैं कि मेरा नाम बैजनाथ यादव है। मेरे पिताजी का नाम हरदीप यादव है, जो एक वो बोल सकते हैं आप फार्मर। और हम 4 भाई हैं एक्चुअली, और 4 में हम सबसे छोटे, 3 हमसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े वाले भाई का नाम श्यामलाल, दूसरे नंबर के नंदलाल यादव, तीसरे नंबर के भाई का नाम है राजनाथ यादव, और मैं खुद बैजनाथ यादव, और पिताजी का नाम हमारे हरदीप यादव पड़ता है। और रही बात पढ़ाई की, शैक्षिक हो गया था कि 2009 में हमने हाई स्कूल किया गोल्डन पब्लिक कन्वेंट स्कूल, जो हमारे क्षेत्र का ही था स्कूल, उसी से ही किए। हालांकि उससे थोड़ा कहानी जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम ये था कि हम पढ़ने में बहुत, ये अगर सोच रहे होंगे कि पढ़ने में बहुत तेज़ लड़के सिलेक्शन पाते हैं, तो ये गलत सोच है बच्चों का। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं एक मीडियम बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास का बच्चा था, उस तरह पढ़े थे। 9th में हमारे साथ स्ट्रेटजी ये घटी थी कि हम पढ़ना नहीं चाहते थे। अच्छा। तो एक बच्चों का नहीं होता है कि क्या भावना, कैसे कहा जाए कि भाई मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो हम अपने जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे प्रमोद तिवारी, उनसे हम बात किए, और हमने ये बहाना बनाया था कि सर घर वाले पैसा एफर्ड नहीं कर पा रहे आपको फीस देने के लिए। लेकिन उस प्रिंसिपल को हमारे लिए भगवान ही समझिए, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसे मोटिवेट किया कि बिना पैसे को हमारा 9th भी पढ़ाए, और 10th में उन्होंने एक्चुअली स्पेशल क्लास हम लोग के लिए, जो सुबह में पढ़ाए जाते हैं, सुबह 3:30 बजे रात में, ठंडी का मौसम था, हम लोग को याद है, बड़े सर हम लोग को बोलते थे। वो हम लोगों को मतलब रात में उठकर पढ़ाया करते थे, और मेंसुरेशन इतना अच्छा पढ़ाया ना, बेहतरीन ढंग के, आज तक हम लोग याद। तो उनकी भी हमारी दुआ है, और उनके आशीर्वाद मिला तो ही हम पढ़ना में आगे बढ़े, नहीं तो हमारी लाइन लेंथ वहीं से गड़बड़ हो रही थी कि अब पढ़ना ही बंद करें। फिर मैंने 2011 में इंटर किया, और 11 से 12 हमारा गैप है। हम नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि यार कम टाइम में कोई अच्छी जॉब मिल जाए। और उस समय 11-12 पास करने के बाद आप जानते हैं ये एयरफोर्स और नेवी, इसमें सिलेक्शन अच्छा होता है। तो हमारा टारगेट ये हो गया कि भाई उसको पढ़ते हैं। हम चूँकि 2011 में ही एयरफोर्स के एलिजिबल हो गए थे कि मतलब पास कर जाएंगे, इतना था। लेकिन हम अंडर एज थे तो नहीं हो पाए। 2012 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, और एयरफोर्स मैंने 2 बार, नेवी भी 2 बार क्वालिफाई किया। उसी सत्र के साथ हमारा एडमिशन हो गया 2012 में। 11 से 2012 के बीच का हमारे गैप है। 2012 में हिबेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जो आप लोग जानते हैं, वहाँ पर एडमिशन हो गया था हमारे। तो जेईई बनने का जो आपका सपना था, ये कहाँ से मोटिवेशन मिला? एयरफोर्स नेवी की आप तैयारी करते रहे, और आपने 2 बार जो है कि एयरफोर्स भी क्वालिफाई किया, 2 बार, और 2 बार नेवी भी। तो कहाँ से मन में आया कि हमको जेईई बनना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए? हाँ, ये बात आपका सही। देखिए, एक्चुअली हम आपको बताया कि 2011 के बाद और 2012 के बीच में मेरे 1 साल का गैप था। उस बीच में हुआ क्या कि घर वाले छोटे बच्चों की होने की वजह से बड़े भाई हम पर प्रेशर बनाने लगे कि यार तुम कुछ करते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। तो उन्होंने फार्म भरवाया, और एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया। तो उस समय पूरे यूपी में मेरा नया रैंक 200 अंदर था। बहुत अच्छा स्कोर। हाँ, बहुत अच्छा स्कोर था, क्योंकि उस समय पेपर बहुत टफ आया करता था, और 143 नंबर पर मैं 200 रैंक से अंदर था। तो 2012 की कंडीशन। उसके बाद ही लेवल जो भी हो गया, पेपर का नहीं बता सकते। तो उसके रैंक वजह से इलाके में भी अच्छे रैंक हमारे आए थे, तो घर वाले ने बड़ी खुश हुआ, मिठाई उठाई भी बांटे। उसकी वजह से घर वाले ने एडमिशन करा दिया। और मेरा टारगेट उस समय भी ये नहीं था कि मैं डिप्लोमा करूं, क्योंकि मेरा था कि भाई कम टाइम पढ़ो, अच्छा जॉब ले। हाँ, एयरफोर्स ने भी। लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं, आज भी हमें वो दिन नहीं भूले हैं। हिबेट पॉलिटेक्निक का पहला दिन का एंट्री 8 अगस्त 2012 का दिन था, जो मैं पहले दिन हिबेट पॉलिटेक्निक में पहुंचा था। उस दिन एडमिशन हुई हमारी, और 12 बजे के आसपास में एडमिशन होता है, और 4 बजे के आसपास में मैं बहुत तेज मार खाता हूँ। हम और रजत सिंह, हमारे जो गांव से गए थे, एक लड़का मित्र है हमारे, सीनियर के द्वारा इतनी तेज वहाँ पे रैगिंग हुआ करती थी। आज वो हमारे याद है, सीनियर राघवेंद्र प्रताप हैं हमारे सीनियर, सूरज भाई साहब हैं,
अरुण भाई साहब है, एक रवि आर्थन भाई साहब थे, इन लोग सीनियर कमलेश उपाध्याय भाई साहब थे। इन लोगों का नाम हम उस टाइम नहीं जानते थे। इन्होंने हमें, एक राघवेंद्र भाई साहब थे, उन्होंने हमें ये बताने के बहाने के लिए गया कि हिवेट पॉलिटेक्निक के 20 गेट हैं। तो एक आप भी जानते हैं कि गांव से लड़का अगर शहर में जा रहा है पढ़ने, तो उसकी उत्सुकता होती है कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा जाने। हम कॉलेज को देखने की इच्छा से उनके चले गए, और वो हम लोग एक जगह ऐसा था जहाँ पे ले गए और इतनी मार पड़ी थी कि मतलब कि ये हम इस कलर के डाउन कलर के हैं, अब इसमें भी ब्लैक हो गए थे। आप समझ सकते हैं कितना मार पड़ी थी। घर आए तो भाई जी बोले कि ऐसा करते हैं कि एडमिशन ही कैंसिल करा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। जब अभी पहले दिन इतना मार खा रहे हो तो आगे क्या पढ़ोगे। तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। फिर भी घर वाले ने हमें ही कहा था कि छोड़िए, पैसा चला गया है, देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं। फिर हम, मेन मकसद हमारा था कि निकाल लो एयरफोर्स ने भी, और मैं इधर मूव हुआ। 2 महीने बाद पेपर हुआ, मैंने सिलेक्शन भी लिया एयरफोर्स का। हाँ, ये लाइफ का पहला पेपर था, और पहले पेपर का रोल नंबर तक आज हमें याद है। 29394 के लास्ट डिजिट ही बोला जाता था, वो आज तक हमें याद है। अगर हम बात करें आरआरबी जेईई परीक्षा के बारे में, तो कौन कौन से इसमें स्टेज होते हैं, किन किन स्टेजों से होकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना पड़ता है? आरआरबी जेईई परीक्षा के बारे में आप बताइए। देखिए, आरआरबी जेईई पर्सनली आपको सबसे बड़ी योग्यता की बात है कि आप मिनिमम योग्यता डिप्लोमा होना चाहिए। इससे बड़ी योग्यता कोई भी रखे, उससे कोई मतलब नहीं। मिनिमम योग्यता डिप्लोमा। उसके बाद आपको इसमें 2 स्टेज होंगे, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। प्री में इन्होंने बोला था इस बार के पेपर में कि हम स्क्रीन नेचर करेंगे, मतलब ज़्यादा बच्चे पेपर देंगे, उसमें मैं 10 गुना बच्चों को लूँगा। तो स्क्रीन करने के लिए बोले थे। तो उसमें पेपर केवल नॉन टेक होते हैं, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर जीके होता है, और साइंस भी होते हैं। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। उसमें आपको स्क्रीनिंग कर लिया जाता है। जो बच्चे बचेंगे, जितने सीट होंगे उसके हिसाब से आप चले जाएंगे किस में, सेकेंडरी सेट में। उसमें कम टेक्निकल और नॉन टेक के भी कुछ पोर्शन, जैसे पर्यावरण होता है, कंप्यूटर होता है, करेंट अफेयर की बातें होती हैं उसमें। हाँ, ये बात है कि टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा होता है, नॉन टेक का वेटेज कम होता है। अगर हम बात करें पूर्णांक और प्राप्तांक का, तो आपने कितना स्कोर किया था? जो आपका मुख्य परीक्षा था जिस पे आपका अंतिम रूप से चयन हुआ, कितने अंक थे पूर्णांक, और कितने आपने जो है कि अंक हासिल किए थे जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकी? देखिए, प्री की बात मैं करूँ तो मैं प्री में पाया था 63 नंबर। 100 की बात करें, 100 में 63 पाया था। किस जोन से आपका सिलेक्शन हुआ? इलाहाबाद बोर्ड है, इलाहाबाद बोर्ड है। और इसमें 63 नंबर को हमारे नॉर्मलाइज करके उन्होंने कर दिया था 69, 69 नंबर कर दिया था। हाँ, मतलब वो नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो हमारा सिलेक्शन प्री का हो गया। उसके बाद मेंस में हम लोग गए थे, तो मेंस में 150 का नंबर का होता है। उसमें हमारा नंबर आया था 101। तो 1 से 1 आने के बाद उसका जो परसेंटाइल लिख करके निकालते हैं, तो उसमें परसेंटाइल किया गया। तो 1000 रैंक में हमारा 665.5 है। तो इतने नंबर पे था मेरा, और इस समय इसका सिलेक्शन। परीक्षा जो होता है 150 अंक का होता है, उसमें आपने 101 समथिंग प्राप्त किया था, और उसको जो है कि जब 1000 में कन्वर्ट किया गया तो 665.5 बना। तो ये अब जैसे उनका परसेंटाइल हो सकता है, कुछ एक्यूरेसी से ज़्यादा, एक्यूरेसी से कम, जो भी हो उनका फंडा, लेकिन इतना मेरा था, और इस समय सिलेक्शन। जो आरआरबी जेईई में आपका चयन हुआ है, वो किस पोस्ट पे हुआ? जो चयन है उसमें कई जो है कि विभाग होते हैं, जैसे टीआरडी हो गया, वर्कशॉप के जेईई हो गए, तो आपका कौन सा मिला है? देखिए, अभी तक तो सुनने या यूट्यूब पे सर्च करने से पता चला है कि सबसे अच्छी पोस्ट इलेक्ट्रिकल में जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ही है, और वही पोस्ट आप लोग की दुआ से हमें मिला भी है, जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल। और इसकी खुशी है, हाँ, धन्यवाद आप लोगों को कि मतलब मिला, अच्छी पोस्ट मिला है। और ठीक, अगर हम बात करें तैयारी का, जो जेईई के तैयारी के दौरान आपका सफ़र रहा, तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिससे आप बाधाओं को पार करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित किए? देखिए, हम खुद से डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आपको हम बताएं कि हाई स्कूल की कंडीशन बताएं, घर वाले एफर्ट कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, हम डीमोटिवेट हो गए, पढ़ना ही नहीं चाहते थे। बहाना भी आप हम बहाना ढूंढ रहे थे कि हम घर वाले नहीं दे रहे हैं। फिर यही कंडीशन हमारा डिप्लोमा होने के बाद मैं 1 साल फिर गैप कर दिया। 12 से 15 डिप्लोमा, 15 से 16 के बीच में मैं कंपनी पकड़ लिया था, तो 1 आध महीने पकड़ा था तो नहीं चल पाए। फिर उसके बाद मैंने 16 में यहाँ पे एंट्री लिया पढ़ने के लिए। 16 से 18 मैं 2 साल तो मोटिवेट था कि भाई किसी तरह से मैं सिलेक्शन पा जाऊँगा, क्योंकि नए नए बच्चे थे हम। फिर 18 में हम डीमोटिवेट होने लगे, तो हम अब उस समय संपर्क बना हमारे, एक धून एकेडमी करके कोचिंग चलती थी। इस समय वो सर चंद्रमा सर पढ़ा रहे हैं एक्सीलेंट में, तो उस समय वो कोचिंग चलती थी। हमसे उनसे बिल मिले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए आप हमारे यहाँ पढ़िए। हम उन सर के पास गए, और ये हमें याद है आज भी कि उस समय 5000 फीस हुआ करती थी। मैं 3500 रुपया सर को दिया था और रिक्वेस्ट किया था कि इसके बाद मैं पैसा नहीं दूंगा।
सर ने हमारी बात को इज्जत रखा और एक्सेप्ट भी किए थे। हाँ, और एक बात हमारे फिर 2 महीने के बाद हमारे ऐसा हो कि फिर मैं पढ़ना नहीं जाना चाहा, तो सर ने कहा कि तुम लाइफ टाइम जब तक सिलेक्शन नहीं ले पाते हो तब तक तुम हमारे कोचिंग में पढ़ सकते हो। और इसका इफेक्ट हुआ कि मैं 2-3 साल तक उसी पैसे में 3500 रुपये में ही पढ़ा और सिलेक्शन सर की बदौलत से ही। बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं चंद्रमा सर, अब इस समय एक्सीलेंट में भी पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, आज भी संबंध है सर से। तो अगर मैं आपके दिनचर्या का बात करूं तैयारी के दौरान, तो आप किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते थे? जो 24 घंटे का आपका रूटीन था वो किस प्रकार से था? देखिए, ये थोड़ा स्ट्रगल टाइप का है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम बता दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, एक्चुअली हुआ स्टार्टिंग में जैसे माहौल होता है ना, जब भी आप आएंगे यहाँ पे तो ज़्यादा दोस्त मित्र नहीं होते, तो उस समय पढ़ना फिर सोना यही चलता है। फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती जाती है, एक दूसरे से संबंध बढ़ता जाता है। हुआ सुबह में हम उठते थे 5 बजे पर डे मैं उठ जाता था, 5 से 10 तक मैं पढ़ लेता था सुबह। उसके बाद खाना वाना बनाना जो भी हो, फिर दिन में सोना पढ़ना, फिर शाम को भी मैं पढ़कर उसके बाद मैं शाम को मार्केट निकलता था। और शाम के मार्केट निकलते थे तो 1 आधा घंटा मैं दोस्तों के साथ शाम को मार्केट में बैठता था। और ये मतलब वहीं पर बैठते बैठते दोस्ती बढ़ते गई दोस्तों के साथ। और आज ऐसा फैमिली क्रिएट टाइप का हो गया है कि अब आपको हम क्या बताएं, इलाहाबाद मतलब छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती। अगर एक कहावत कही जाती है, अक्सर सुनने को मिलता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या इस सफलता के पीछे आपके भी कुछ ऐसा है? नहीं, देखिए, ये बात आपका सही है, महिला मतलब कुछ है। जैसे महिलाओं में देखा जाए तो माता जी भी हमारी हैं, उनका भी साथ रहा है, दीदी है, बड़े पापा की लड़कियां हैं, उनका भी साथ रहा है। कुछ महिला मित्र भी यहाँ पे हैं, दोस्त लोग, उनका भी साथ रहा है, जो कभी कभी मोटिवेट भी किया करती थी कि यार पढ़ लिया करो, कुछ हो सकता है। क्योंकि अक्सर मैं बाहर दिख जाता था उन लोगों से, एक्चुअली शाम को मैं बाहर निकलता तो दिख जाता था, तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि मैं सुबह में पढ़ लेता हूँ या चाहे जो भी हो, तो इसलिए उन लोगों को सजेशन ठीक ठाक देती थी, तो मैं अमल भी करता था कि भाई चलो पढ़ लेते। अगर हम बात करें जो भी जेई एस्पिरेंट हैं, अभी आगामी भविष्य में आरआरबी जेई की वैकेंसी आने वाली है, तो जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, जो आरआरबी जेई का ख्वाब पाले हुए हैं और अपनी आरआरबी जेई के रूप में वो भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, तो तैयारी के संदर्भ में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तैयारी आप अच्छे ढंग से पढ़िए। देखिए, दुनिया कुछ भी कहे, आप पढ़िए और ये समझ के चलिए कि सिलेक्शन होगा। इस समय सिलेक्शन ना इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के साथ जो पुराने हैं वो थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं। कारण है कि रिक्वायरमेंट आ नहीं रही, और वास्तविकता है ये कि रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हुई है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। अगर पुराने हो गए हैं तो सिलेक्शन होगा। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में हम लोग थे, या अभी जब हम लोग चूँकि इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आपने देखा होगा मोटर होती है ना, जो मोटर चलती है, जब ज़्यादा स्पीड से चलते, जब एक बार ऐसा होता है ना कि बैठे रहेंगे बहुत तेज़ चलता है, तो लगता है कि ये क्या हो गया, मोटर बंद हो जाएगी। लेकिन वो मोटर बंद नहीं हो रही है, वो उस कंडीशन में है कि उसके इनपुट अगर आप कम देंगे ना तो आउटपुट उतना ही देगा। सेम वही कंडीशन अपना होता है। इस समय हम लोग क्या हुए हैं कि हम लोग का लगता है कि यार अब हम लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारी सिचुएशन कंडीशन के आसपास चल रही है, स्पीड हम लोग ओवरहालिंग हो रही है। अगर थोड़े भी इनपुट एफर्ट करें ना हम लोग तो सिलेक्शन कन्फर्म आएंगे, ये हमारी बात है। आप अभ्यास के लिए किस सोर्स को फॉलो करते थे? अभ्यास के लिए देखिए, मैं स्टार्टिंग में जब चूँकि मैं था उस समय टेक्स्ट बुक लगाया करता था। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, ईश्वर शरण में बच्चे टेस्ट ग्रुप चलाते हैं, उसमें मैं टेस्ट ग्रुप में भी ज्वाइन था। करीब 1-1.5 साल टेस्ट ग्रुप में मैं दिया हूँ। चलिए, और ऐसा कोई संदेश जो आप जेई एस्पिरेंट को देना चाहेंगे? देखिए, जेई एस्पिरेंट को ये हम कि दोस्ती ठीक है, दोस्ती भी रखिए, आप लोग पढ़िए लिखिए भी, और अच्छे ढंग से जो भी सिलेक्शन है करिए, और आराम से आप लोग। अक्सर ऐसा होता है कि तैयारी के दौरान बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस कंडीशन में अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा बात यही है कि आपका दोस्त ऐसा होने चाहिए जो शाम को आपसे मिले। हमारा मानना ये है, आप पूरे दिन पढ़िए, पूरी रात पढ़िए, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर निकालिए जो आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, हाँ, आदान प्रदान हो, एक दूसरे का खुशी। उसमें ये होता है कि आपका दोस्त हो सकता है कि डिमोटिवेट हो रहा है, तो उसको आप मोटिवेट करिए। आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आपके दोस्त को ये फ़र्ज बनता है कि भाई आप वो मोटिवेट करें। हाँ, ये बार बार आती है कंडीशन, ये तब आता है, दोस्तों का महत्व तब समझ में आता है जब कोई रिजल्ट आता है, क्योंकि रोने के लिए कंधा भी किसी का बहुत ज़रूरी होता है। तो आप दोस्त बनाइए, मिलिए जुलिए,
पढ़िए शाम को एकदम मज़े से और एकदम चिल होकर पढ़िए यार, टेंशन करने की कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा। आप जानते हैं, आप लोग अभी बताए ना वो कंडीशन, तो सिलेक्शन मिल जाए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सबकी कंडीशन वो हो चुकी है। थोड़ा एफर्ट लगाइए, सिलेक्शन भगवान जरूर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं दें। ठीक है, चलिए बैजनाथ जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न बन रहा हो जो भारतीय रेलवे सेवा से संबंधित हो, अवर अभियंता के पद में आप कुछ जानने की इच्छुक हों, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी रहेगा आप सबको भरपूर सहयोग किया जाएगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। पुनः आपको एक बार बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद।